फ्रेंड्स, हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कराए थे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करते हैं। आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर में कुछ ना कुछ एक छोटा कंसेप्ट घुसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 15 से। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस on the dissolution of firm of P and Q after assets and outside liabilities have been transferred to realization account। assets और liabilities उन लोगों ने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है उसके बाद की, रियलाइजेशन की और रीपेमेंट वगैरह की। पहला है ए पॉइंट पढ़ना, स्टॉक ₹2 लाख का है उनके, फुल स्टॉक। पी टू कोवर, पी कौन है? पार्टनर। P took over 50% of the stock at a discount of 10%। P आधा स्टॉक ले गया 10% के डिस्काउंट पर। आधा स्टॉक कितना हुआ? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का 10% डिस्काउंट कितना हुआ? 10,000। तो 90,000 रुपये में ले गया। पार्टनर फर्म की असेट लेके जा रहा है, उसकी कैपिटल से पैसा काट लो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा? 1 लाख रुपए का। देखो यही कैलकुलेशन में दिक्कतें आएंगी। कुछ लोग शायद गलती से क्या कर लेंगे कि 90,000 का वो लेके गया तो 1,10 का स्टॉक बच गया। बिल्कुल गलत है। 90,000 में तो वो लेके गया, स्टॉक कितने वाला लेके गया? 1 लाख वाला। 1 लाख वाला स्टॉक वो कितने में भी लेके जाए उससे थोड़ी ना मतलब है। बचा स्टॉक कितने का? फिर से 1 लाख का बच गया। जो 1 लाख का स्टॉक बचा उसको 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 25% ऑफ 1 लाख होता है 25,000। तो 1,25,000 का बिक गया। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000, 1,25,000। समझ में आ गया ये? तो इनको बाइफरकेट करना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को दिक्कत क्या आएगी उसको ब्रेकअप करने में। ठीक है, बी पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। डेटर्स ₹2,20,000। डेटर्स 2,25,000 रुपये के थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 रुपये बना रखा है इन्होंने। 20,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। वैसे देखा जाए तो डिसोल्यूशन ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पैसा आया तो लिख दो, गया तो लिख दो। अब डेटर्स 2,25,000 के हैं, आपने प्रोविजन जितने मर्जी का बनाया हो, डूबे कितने? अल्टीमेटली 20,000 रुपये डूबे ना। तो 2,25,000 में सिर्फ 20,000 रुपये पेमेंट नहीं आई, बाकी सब आ गई। तो 2,05,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं हमें, है ना। 2,25,000 रुपये के डेटर थे और 20,000 रुपये उसमें से डूब गए। प्रोविजन तो ये होता है हम सोच के चल रहे थे इतने डूब सकते हैं। सोचने से क्या होता है? अल्टीमेटली कितने डूबे? 20,000 रुपये। 2,05,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास करनी है। ट्रांसफर एंट्रीज तो ऑलरेडी वो लोग पास कर चुके होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 12,50,000 रुपये, सोल्ड फॉर ₹15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। हमने लैंड एंड बिल्डिंग को 15 लाख में बेच दिया, एक ब्रोकर के थ्रू बिकवाया जिसने 2% कमीशन चार्ज करी। अब 15 लाख का जब वो बिकवाएगा तो पेमेंट तो उसके थ्रू ही आएगी। तो हम लोग अल्टीमेटली एंट्री क्या पास, इसमें एक ही एंट्री पास करनी चाहिए आपको। कुछ लोग 2 करते हैं तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 मतलब पहले तो कर सकते हो आप 15 लाख रुपए आने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15 लाख। फिर कमीशन देने की एंट्री 2% ऑफ 15 लाख निकाल कर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट बेटर ये होगा आप एक एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बेटर होगा। इसमें कितना अमाउंट लिखोगे? 15 लाख माइनस 2% ऑफ 15 लाख। 15 लाख रुपए में बिका, 2% उसने ले लिए, या फिर और अच्छे से बोला जाए 98% ऑफ 15 लाख से ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है। डी पॉइंट, मशीनरी बुक वैल्यू ₹6 लाख वॉज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मशीनरी क्रेडिटर को दे दी। वैसे बुक वैल्यू 6 लाख है, बट वो कितने की मान के लेके गया? 10% के डिस्काउंट पर मान के लेके गया। डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, असेट और लाइबिलिटी आपस में कैंसिल हो तो वो वैसे रिकॉर्ड नहीं करते, तो दोनों से बच गए हम लोग। नेक्स्ट,
इन्वेस्टमेंट ₹60,000 रियलाइज्ड वन एट 125%, मतलब 25% ऊपर की बिक गई, 125% रियलाइज कर रही है। क्योंकि एंट्री असेट बिक रही है तो एक ही एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 60,000 का 125% से ये एंट्री पास कर देना आप लोग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ ₹75,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000 रुपये का, ये इनके यहाँ असेट रखे हुए हैं। अब याद करो वो वाला पॉइंट, जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि कितने में लाइबिलिटीज की पेमेंट करी या नहीं करी तो हम फुल पेमेंट मानते हैं, लेकिन असेट के बारे में इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई इग्नोर की, क्योंकि ये असेट तो इनके यहाँ रखे हैं, इसका हुआ क्या ये तो बताओ। क्या गुडविल किसी ने खरीदी? गुडविल खरीदी जाती है, बताया था मैंने आपको, नाम बिक सकता है। क्या प्रीपेड फायर इंश्योरेंस पैसा वापिस आया? क्वेश्चन तो साइलेंट है, तो नो एंट्री। ठीक है, इसमें नो एंट्री हो जाएगी। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। एक पुराना फर्नीचर पड़ा था जिसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुके हैं, अब वो 10,000 रुपये में बिक गया। अनरिकॉर्डेड असेट बिक रही है, सीधा एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। Z, an old customer whose account for 20,000 was written off as bad in the previous year, paid 60%। अब वो जो भी रुपए दे रहा है वो हमारी इनकम है ना, और एक तरीके का ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, क्योंकि डेटर आपके अब रिकॉर्डेड नहीं है और पैसा आ रहा है उन डेटर से। आपके रिकॉर्डेड क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये डूबा हुआ मान चुके थे, बट सामने वाला फिर भी दे गया, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप लोग अगर बिना जर्नल एंट्रीज पढ़े, कई लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो बिना जर्नल एंट्रीज अगर आप लोग याद करें या फिर उन वीडियोस को देखें, सीधा क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो फिर वो है कि एक होमवर्क की फॉर्मेलिटी, फिर तो वो भी मत भेजो। ठीक है, आपको सबसे पहले एंट्रीज को समझ लेना है कि एंट्रीज इसकी होंगी क्या। चाहे मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही देखनी है वीडियो, अगर आप लोगों को स्कूल में ऑलरेडी करा दिया गया है तो भी ठीक है, उसके बाद ये एंट्रीज करो। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री डिट्टो थोड़ी ना सेम आने वाली है पेपर में कि ये एंट्री जो यहाँ पर याद कर रट ली वही एंट्री आएगी, बिल्कुल चेंज होकर ही आएगी एंट्री। और वो कर पाएगा जिसने जर्नल एंट्रीज को समझ लिया होगा क्या क्या होती है इस चैप्टर में। ठीक है, पी अंडरटुक टू पे मिसेस पीज लोन ऑफ ₹50,000। मिसेस पी फर्म के लिए आउटसाइडर है। आउटसाइडर तो जस्ट लाइक क्रेडिटर होता है। पी हमारी एक लाइबिलिटी लेके जा रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ट्रेड क्रेडिटर्स वर ₹1,60,000। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। आधे ट्रेड क्रेडिटर मतलब कितने होते हैं? 80,000 के क्रेडिटर्स accepted plant and machinery at an agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claim after a discount of ₹16,000। देखो क्या लिखा है, half creditors accepted plant and machinery at an agreed valuation of 54,000। आधे क्रेडिटर कितने होते हैं? 80,000। 80,000 में से 54,000 तो प्लांट एंड मशीनरी देखकर सेटल कर दिया हमने, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, बचा कितना? ये बच गया 80 था ना, तो 26,000 बच गया। 26,000 में कह रहा है एंड कैश इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 16,000। जो 26,000 रुपये बच गए उसमें उन्होंने 16,000 का डिस्काउंट दे दिया, कहा बाकी पेमेंट कर दो आप, तो बाकी कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, असेट और लाइबिलिटी आपस में कैंसिल हुई तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, बचा सिर्फ कैश की पेमेंट। ठीक है, अभी आगे भी है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट। बचे क्रेडिटर कितने के? 80,000 के, उनको हमने 90% की पेमेंट कर दी। 80,000 का 90% हो गया 72,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप अब एक एंट्री भी पास कर सकते हो, ऊपर वाला अमाउंट जोड़ के और नीचे ये जो अभी निकला इन दोनों को जोड़ के एक ही एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया पक्का ये? 16th क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16th क्वेश्चन देखो, देयर वॉज ए
कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? प्रोविजंस और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में फर्क होता है। प्रोविजंस में तो अमाउंट सर्टेन नहीं होता, बट ये पता होता है कि पैसा जाएगा, डूबेगा, कितना डूबेगा ये नहीं पता। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी में ये भी नहीं पता कि नुकसान होगा या नहीं होगा। बच गए तो फिर पूरा ही बच जाएंगे, और नुकसान हुआ तो पूरा ही खत्म। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि हमारे अगेंस्ट जितने भी केस हो रखे हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे अगेंस्ट केस हो रखे होते हैं वो सब क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी बिल्स डिस्काउंटेड को भी कहा जाता है। ये बिल्स डिस्काउंटेड को भी सेफर साइड पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। बिल्स डिस्काउंटेड मतलब क्या हुआ? याद करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था 11th में। जब हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास जाकर, ये कह के कि 3 महीने बाद वाई आपके पास आकर पेमेंट दे जाएगा, बाय चांस अगर वाई नहीं गया तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो ये तब तक के लिए 3 महीने के लिए ये क्या बन जाती है? हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बाय चांस अगर वाई नहीं पहुंचा तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कभी भी बुक्स में रिकॉर्डेड होती ही नहीं है। ये याद रख लेना। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और आपकी नॉलेज के लिए भी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो बुक्स में होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें यही श्योरिटी नहीं होती पैसा जाएगा या नहीं जाएगा। जो जाएगा ही नहीं उसके लिए क्या कंटिंजेंट वो बनाना, और जो पता चल गया कि जाएगा तो फिर वो कंटिंजेंट नहीं रहा, वो फिर प्रोविजन बन गया। ठीक है, तो देयर वॉज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड 18,500। तो उनको लग रहा था कि 18,500 तक की कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन सकती है, बनने को हो सकता है 1 रुपये भी ना देना पड़े। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ ₹2500 बिकेम इंसॉल्वेंट। उस 18,500 के बिल्स में से एक एक्सेप्टर था हमारा 2500 रुपये का, बिकेम इंसॉल्वेंट, वो हो गया इंसॉल्वेंट। एंड 50 पैसा इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड। उससे सिर्फ 50 पैसा इन अ रुपी रिकवर हो पाया। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट बीन सो फार रिकॉर्डेड। इसकी एंट्री हमें पास करनी है। देखो वैसे तो टोटल 18,500 है, वो छोड़ो, उस 18,500 में से एक नहीं तो दिक्कत करी, बाकी तो सब सही टाइम से सेटल कर दिए होंगे लोगों ने। एक 2500 वाला था, वो बैंक में पहुंचा ही नहीं होगा, तो हमारे बैंक से पैसे काट लेगा बैंक वाले। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 2500। हमने उसको चेज करा कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं पहुंचे? उसने कहा मैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमने कहा कुछ तो दो। उसने 50 पैसा इन रुपये दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 50 पैसा मतलब हो गया 1250 रुपये। समझ में आई है एंट्री? देयर वॉज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ 75,000। सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर ₹50,000। एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी, डैमेजेस का एक क्लेम था हमारे 75,000 का, उसको आज हम सेटल कर रहे हैं 50,000 में एंड पेड बाय पार्टनर ए, और वो पार्टनर ए पे कर रहा है। उसकी कैपिटल बढ़ा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, क्लेम तो 75,000 रुपये का कर रखा था किसी ने हमारे अगेंस्ट, पेमेंट सिर्फ कितनी करनी पड़ी? 50,000 रुपये। कोर्ट ने अमाउंट को कम कर दिया। फर्म विल हैव टू पे 10,000 as compensation to an injured employee who was a contingent liability not accepted by the firm. Was a liability, पहले कभी ये contingent liability थी, लेकिन अब इसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। 5,000 for damages claimed by a customer has been disputed by the firm. डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में। It was settled at 70% by a compromise between customer and the firm. अब इसको हम 70% में सेटल कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 70% ऑफ 5,000 कितना हो गया? 3,500। इसकी पेमेंट कर दो। समझ में आया अभी आपको ट्रीटमेंट कैसे करने होते हैं इसके? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा था 2017 में। पूरा क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंस का आ गया और कुछ नहीं आया इस चैप्टर में से।
पूरे क्वेश्चन में खाली रियलाइजेशन के एक्सपेंस के बारे में बात करना है। धर्म, अ पार्टनर, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and he had to bear the dissolution expenses। उसको अपॉइंट किया पार्टनर को कि आप ये सब काम करना, आपको रिम्यूनरेशन मिलेगी 12,000 की। रिम्यूनरेशन की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, कमीशन दे रहे, लेकिन उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर भी करने पड़ेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 वर पेड बाय धर्म, बियर भी उसको करने पड़ेंगे, पे उस नहीं करें, क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर एंड पेड बाय पार्टनर में कोई एंट्री पास नहीं होती। कमीशन की तो बताई दी मैंने आपको क्या होगी। जय, अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000, उसको हम कमीशन दे रहे हैं 15,000 रुपये की। जय एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन की तो बता दी एंट्री रियलाइजेशन टू जयस कैपिटल, उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। जय की जगह पेमेंट किसने कर दी? विजय ने। जय की जगह विजय ने कर दी, तो हम क्या करेंगे? जय की कैपिटल से काट के विजय की कैपिटल में बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जय की कैपिटल से काटो, जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय की कैपिटल में बढ़ा दो टू विजयस कैपिटल, ठीक है। अगर वो खुद ही पेमेंट कर देता तो हमारे को कोई एंट्री नहीं पास करनी पड़ती, लेकिन दूसरे पार्टनर ने करा पेमेंट। आपको ये भी लग सकता है कि दूसरे पार्टनर ने करा तो वो डायरेक्टली ले लेगा, डायरेक्टली ले लेगा तो बिजनेस में क्यों बताने आया है वो ये बात? अगर वो विजय डायरेक्टली ही जैसे ले लेगा तो बिजनेस में ये बात खुलती क्या? नहीं, बिजनेस में आई है ये बात, इसका मतलब क्या है कि वो चाहता होगा कि बिजनेस के पॉइंट के थ्रू ये काम हो। तो ठीक है, हम कर देते हैं ये काम, विजय की कैपिटल बढ़ा देते हैं, जय की कैपिटल से पैसा काट लेते हैं। दीपा, अ पार्टनर वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 7,000, रियलाइजेशन टू दीपास कैपिटल। दीपा एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बियर कौन करेगा? दीपा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट, उसने फर्म के अकाउंट से पे कर दिए। फर्म्स बैंक अकाउंट, तो फर्म का तो टू बैंक हो गया, फर्म के अकाउंट से तो गया पैसा, फर्म किससे चार्ज कर लेगी? उस पार्टनर से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, देव, अ पार्टनर एग्रीड टू डू द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर 7,500, he took away stock of the same amount as his commission. The stock had already been transferred to realization account. Important है D। D मतलब पॉइंट है, और देव है एक पार्टनर जिसको कमीशन देनी है 7,500, कमीशन देने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन वो क्या बोला, उसको इतने शायद सब्र नहीं थी कि फर्म उसके अकाउंट में पैसा बढ़ा रही है, उसने कहा कि मैं स्टॉक ले जाता हूँ, तो वो स्टॉक ले गया फर्म का। अब पार्टनर अगर फर्म का असेट लेके जाएगा, एंट्री क्या होगी? देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही तो होती है, पार्टनर अगर असेट लेके जाता है तो देव्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब आपने एंट्री देखी दोनों, रियलाइजेशन टू देव, देव टू रियलाइजेशन, या एंट्री आपस में ही कैंसिल हो रही है। तो या तो कुछ एंट्री मत करो इसकी, नो एंट्री लिख दो, या फिर ये दोनों एंट्री पास करना, ठीक है, दोनों ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। जीव, अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000, ही एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसने कहा कि मैं बियर कर लूंगा। कमीशन की एंट्री पता है, रियलाइजेशन टू जीव्स कैपिटल। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जीव were 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. वो तो ठीक है, ड्रॉइंग कैश करी होगी उसने, लेकिन उसने खुद ही एक्सपेंस पे किया तो फर्म तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगी, ठीक है। और कमीशन की एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया आप लोगों को ये?
नेक्स्ट है एफ, अ डेटर ऑफ ₹8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर है ये, डेटर ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। वो कह रहा है एक डेटर कि आपके जो 7,800 के रियलाइजेशन के खर्चे हुए वो मैं पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, या तो 2 एंट्री पास करो या कुछ भी मत करो। 2 एंट्री कैसी? एक तो ऐसा हो सकता है उसने 7,800 रुपीज़ हमारे को थमाए कि ये लो, तो पैसा मिल रहा है डेटर से। असेट जब रियलाइज होती है तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट टू रियलाइजेशन 7,800। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? पेड बाय एंड बॉर्न बाय फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,800। ठीक है। या फिर मैंने पहले ही बोली कैश टू रियलाइजेशन, फिर बोली रियलाइजेशन टू कैश, या फिर दोनों ही मत करो एंट्री, नो एंट्री लिख दो। क्यों? क्योंकि भाई पैसा आया, हमने जैसे वो पैसा हमें दे रहा था, हमने कहा हमें मत दो, इसको दे दो, ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ने करें, तो ठीक है, नो एंट्री पास। समझ में आ गया? ये भी इंपॉर्टेंट था। तो 15, 16, 17 ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, realization expenses were ₹10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner with whom it was agreed at 7,500। मतलब रियलाइजेशन के खर्चे 10,000 रुपये होते हैं, फर्म ही पे करती है, आलोक के बिहाफ पर भी फर्म ही पे करती है, और आलोक से कितना एग्रीमेंट हुआ है? 7,500 का। कितना एग्रीमेंट हुआ आलोक से? 7,500 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या हुआ कि 7,500 रुपीज़ तो फर्म बियर करेगी, 2,500 रुपये आलोक बियर करेगा, बट पेमेंट सारी फर्म ने कर दी। ठीक है, फिर से पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक विद whom it was agreed at 7,500। फर्म ने एग्री कर दिया, ठीक है चलो हम 7,500 बियर कर लेंगे। चलो जो फर्म ने बियर करा और पे भी फर्म ने किया, उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500। अब नेक्स्ट 2,500 रुपये के लिए बियर पार्टनर करेगा, बट पे फर्म ने कर दिया, क्योंकि पे तो फर्म ने पूरे 10,000 कर दिए ना। तो एंट्री क्या होगी? आलोक्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। अब आप इसको कंबाइन भी कर सकते थे, रियलाइजेशन डेबिट आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 75, 25, 10,000। समझ में आ गई बात? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल पे, पे लिखा है बियर नहीं, फर्म विल पे 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर अ पार्टनर। देखो, एक चीज मानी जाती है कि जब ये नहीं दे रखा हो कि बियर कौन कर रहा है, वैसे तो जितने भी आज तक पेपर में सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि कौन बियर कर रहा है, बट अगर ये ना लिखा हुआ हो कि बियर कौन कर रहा है तो मान के चला जाता है कि फर्म बियर कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? ये तो लिखा है फर्म इतना पे करेगी, रविंदर इतना पे करेगा, बियर कौन करेगा? तो बियर इसका मतलब फर्म ही कर रही है। फर्म बियर कर रही है तो फर्म के रियलाइजेशन में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो फर्म ने दिया 2,000 रुपये, बैलेंस पार्टनर ने दिया तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो टू रविंदर्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश टू रविंदर्स कैपिटल हो जाएगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा रियलाइजेशन एक्सपेंस का टेक्निकल होता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000 पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये तो बड़ा क्लियर है, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेमेंट करी, फर्म उसकी कैपिटल बढ़ा देगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ में आ गया? तो ये सारी बात हम लोगों ने जर्नल की कर ली। अब मेरी तरफ से जर्नल ख़त्म हो गया है, आगे अब नेसेसरी लेजर्स पर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनको सॉल्व करके देख लेना, कोई डाउट आए तो मुझसे बात कर लेना।